नमस्कार एवरीवन, मैं वर्तिका गुप्ता और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अगला सेट करवाऊँगी और देखिए पेडागोजी कैसे सॉल्व की जाती है, या आपको अगर दिक्कत होती है या कुछ नए प्रश्न जो इसमें आए हुए हैं तो उनको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार भी, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए प्रीवियस ईयर की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में ग्रह अधिविन्यास का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में कहा है कि कभी कभी हिंदी के कुछ वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो एक बार इंग्लिश देख लिया करें। तो इंग्लिश में कहा गया होम असाइनमेंट, यानी कि जो बच्चों को होम असाइनमेंट दिया जाता है उसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो पुनरावृत्ति कराना, यानी कि रिविजन करवाना नहीं, घर पर समय का सदुपयोग, विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता, यानी कि जो स्कूल में सीखा है उसको और निपुण करना, या सीखने का विस्तार। तो देखिए ये सारे आंसर जो है पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, और इसका भी बहुत अच्छा आंसर नहीं है। सबसे अच्छा आंसर माना जाएगा सीखने का विस्तार। हमें बच्चों को और अधिक सिखाना है, ताकि मैं शीला ने क्लास 3rd के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु यानी कि एनिमल लिया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण उसके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होगा, यानी कि उसने एनिमल चैप्टर पढ़ाना है, एनिमल वाला टॉपिक पढ़ाना है, तो उसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो कविता से पशुओं के नाम का उच्चारण करना नहीं, ये तो रटाना हो जाएगा। चित्रों को देखना, ये भी एक रटंत विद्या टाइप में हो जाएगा, केवल चित्रों को देखना, मतलब सीमा में कर देना उनको। चित्रों के कटआउट देखना, ये भी उसी से रिलेटेड है। तो बचा क्या, प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना। तो देखिए ये इससे हुआ क्या, ये अगर प्राणी उद्यान का मतलब है कि हम लोग पार्क लेके जा रहे हैं, और मैंने बताया था अपनी पेडागोजी वीडियोस में, आई बटन पे आपको मेरे ईवीएस के नोट्स की वीडियो दिख जाएगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, उससे आप देख लीजिएगा। सारे मेरी पेडागोजी के 3 वीडियोज़ हैं और एनसीईआरटी के। तो यहाँ का तो बच्चों को फील्ड विजिट पे लेके जरूर जाना है, यानी कि उनको बाहर आसपास के माहौल में ले जाना जहाँ से वो सीखे, इसलिए यह आंसर बेस्ट माना जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल से संबंधित जो त्यौहार होते हैं उन्हें समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, कि कैसे जो जल से संबंधित त्यौहार है मनाए जाते हैं वो बच्चे कैसे सीखेंगे। सहपाठी द्वारा, तो सहपाठी से क्यों सीखेंगे कि सहपाठी के पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो त्यौहारों से रिलेटेड बता सके। समुदाय के त्यौहारों की वीडियो देखना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो परिवार और समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना, बिल्कुल ये आंसर सही होगा, क्योंकि शिक्षक से चर्चा करना ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मैंने जब पेडागोजी वीडियोस में बताया था, तो मैंने बताया था केवल शिक्षक या पाठ पुस्तक, दो तरीके नहीं होते हैं बच्चों को ज्ञान देने के। परिवार और समुदाय ये भी होते हैं, न्यूज़पेपर होती हैं, बुक्स होती हैं जिनके द्वारा वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पे समुदाय क्वेश्चन में ही था, आप ऐसे समझ सकते हैं, तो इससे ये रिलेट कर जाएगा। क्लास 1st और 2nd में पर्यावरण अध्ययन की कोई पुस्तक नहीं है, तो ये भी मैंने अपने स्टार्टिंग की वीडियो में डाला था कि 1st और 2nd में पर्यावरण अध्ययन की बुक इसलिए नहीं है क्योंकि उस एज के बच्चों को भाषा और गणित के द्वारा सिखाया जाता है। पर्यावरण के टॉपिक को भाषा यानी कि लैंग्वेज और गणित में ही डाल दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों है। तो जंगल तो होगा नहीं, सॉरी जल भी नहीं होगा, जंगल भी नहीं होगा, स्मारक भी नहीं होगा। समुदाय में सामाजिक भी है और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक भी है। कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय यानी कि फूड और शेल्टर इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। क्यों, मतलब इस टॉपिक के लिए हम ये कहते हैं कि बच्चे अपने घर पे बात करें। इसका कारण है कि विद्यार्थी अपने परिवार समुदाय के सदस्यों से निकट है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। और लास्ट वाला भी पढ़ लेती हूँ। पियाजे के मनोवैज्ञानिक नियम सीखने की सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित है। तो पियाजे वाला तो कट गया, अब बच्चे कौन, इन दोनों में बेस्ट चूज करिए। तो अगर आपने एनसीईआरटी के मेरे नोट्स देखे हैं तो उसमें मैंने एक लाइन डाली थी कि बच्चों का प्रथम जो सोर्स होता है, जहाँ से वो पहला जो स्कूल होता है वो उनका खुद का घर होता है, ठीक है। तो इसीलिए परिवार से ही बच्चों को अधिक शिक्षा मिलती है। इसीलिए यही आंसर हो जाएगा कि अधिगम का प्राथमिक स्रोत क्या है, बच्चों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। कौन, नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक बाधिक विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सी युक्ति श्रेष्ठ है। यानी कि संज्ञानात्मक बाधिक का मतलब है कि कोई मतलब मेंटली सही नहीं है बच्चा, उसके लिए। तो मिश्रित सहपाठी समूह बनाए, तो आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर हम लोग चूज करेंगे। श्रव्य पाठों का, यानी कि जो
रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनका चूज़ करें, या कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से कार्यों को पूरा करें, या स्पर्शी। अब देखिए स्पर्शी जो चूज़ होता है यानी कि टेक्टाइल वाला, टेक्टाइल जो इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस होती हैं या अधिगम सामग्री होती हैं वो ब्लाइंड लोगों के लिए होती हैं, यानी कि जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, आंखों से नहीं देख पाते। श्रव्य वाली सामग्री वो होगी जो सुन नहीं पाते। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। मिश्रित सहपाठी समूह, तो मिश्रित इसलिए नहीं होगा क्योंकि बच्चा मेंटली सही नहीं है। तो अब बचा क्या ऑप्शन कि कार्यों में हम उनको बांट देंगे, जो भी कार्यों को भागों में बांट देंगे और पृथक पृथक रूप से भागों को पूरा करने को कहेंगे। कि पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक चरण है। यानी कि अगर ईवीएस का जो विषय वस्तु है यानी कि कंटेंट है उसका हम एनालिसिस कैसे करेंगे, उद्देश्यों का गठन करके नहीं, उद्देश्य नहीं बनाएंगे हम लोग उसके लिए। अगर हमको विश्लेषण करना है तो हम थोड़ी उद्देश्य बनाएंगे। सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करके तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अनुद्देशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना, यानी कि अब यहाँ पे कि कौन से उद्देश्य हमको आकलित करने हैं उनकी योजना बनाना, ये भी नहीं हो जाएगा। विश्लेषण करने का बेस्ट आंसर होगा कि हम संकल्पना मानचित्र बनाएं, यानी कि कॉन्सेप्ट मैप बनाएं कि किस तरीके से हम इसका विश्लेषण करेंगे। जो कॉन्सेप्ट मैप होते हैं, मैपिंग, उनको करके हम कर सकते हैं। कुछ एक पॉइंट होते हैं उनको अपने माइंड में रखा करिए, एज इट इज़ ये क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो। सतत और समग्र मूल्यांकन में समग्र से क्या संबंध है, तो समग्र का अर्थ होता है समग्र विकास से, तो ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है। तो पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए अब इन चारों में हमको बेस्ट ढूंढना है। तो देखते हैं क्या है कि कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना है, यानी कि मानचित्र पे उनको तटीय राज्य कौन से हैं जो साइड वाले होते हैं इनको खोजना। अगला देखते हैं विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं इज नॉट अ गुड ऑप्शन। पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने में अर्धवार्षिक परीक्षा, ये भी गलत हो जाएगा। अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना, ये भी गलत हो जाएगा। तो बेस्ट क्या हुआ कि हम उनसे कहें कि मैप पे वो ये ढूंढ के बताएं कि तटीय राज्य कौन से हैं। ठीक है, हमको ऑप्शंस में से बेस्ट चूज करना होता है, तो इसका जरूर ध्यान रखा करें। क्वेश्चन है कि एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। तो पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान देना, अब यही गलत हो गया। ये चुनिंदा यानी कि कुछ अवधारणाओं पर ध्यान देना, ये अच्छा आंसर नहीं हो सकता। वैसे आगे देखते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण, यानी कि हम आर्ट एंड क्राफ्ट को डालें, तो मैंने अपने पेडागोजी वीडियो में बताया था। पर्यावरण अध्ययन के विषय में कहानी कहने का एकीकरण, बिल्कुल कहानी क्या होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका क्लियर करती हूँ कि कहानी इसलिए ज़रूरी होती है कि बच्चे उसको अपने आम जीवन से रिलेट करते हैं। तो बी एंड सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की आदतें, उनके देश, बाहरी लक्षण आदि खोजने के लिए कहा। वो जू में लेके गए, उन्होंने अपने बच्चों से कहा, स्कूल के बच्चों से, कि आप बताइए कि इन जानवरों की क्या क्या विशेषताएं हैं, अब उनको खोजिए। ठीक है, तो अब इससे वो कौन से कौशलों का विकास कर रही है बच्चों में। तो देखिए यहाँ ऑप्शन से हम लोग एलिमिनेट करते हैं। प्रयोग करना तो होगा नहीं, क्या वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो नहीं, ये एक्सपेरिमेंट वाला तो कट गया सीधे सीधे। अब बचा क्या, यहाँ देखिए यहाँ मापन है, क्या वो नाप रहे हैं कोई चीज़, तो यहाँ से ये कट गया। अब बचा क्या, अवलोकन करना, प्रश्न करना, संवेदनशीलता और संवाद करना। अवलोकन मतलब वो ऑब्जर्व करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। संवेदनशीलता, उनके प्रति वो संवेदनशील होंगे कि अच्छा ये ऐसे रखे जाते हैं या फिर ऐसे इनका खान पान होता है, बताओ यहाँ से उस देश से आए हुए हैं। और संवाद तो करेंगे क्योंकि अपने सहपाठियों में या शिक्षकों से तो संवाद करेंगे। इस स्तर पर थीम कौन सी, थीम से क्वेश्चन कंफर्म है, मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है और अपनी पेडागोजी वीडियोस में भी डाला है। देखिए पहला क्या होता है कि फैमिली एंड फ्रेंड, फिर फूड, खाना खाया, पानी पिया, फिर शेल्टर यानी कि रुके, ठीक, उसके बाद ट्रैवल यानी कि घूमने गए, और आखिरी में क्या होगा, काम करेंगे। थिंग्स वी डू एंड मेक, हम क्या बनाते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा है, जल, यही मिल गया। अब मुझे आप बताइएगा कि यहाँ कमेंट करिएगा कि जानवर किस थीम का सब थीम है। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा इसमें से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न है, यानी कि जिसको डाइवर्जिंग प्रश्न भी बोलते हैं। तो कौन सी 5 जड़ें हैं, तो 5 जड़ें इज अ फिक्स पॉइंट, यानी कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा, जिसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट। ठीक है,
और नेक्स्ट अभिसारी प्रश्न भी इसको बोलते हैं अपसारी प्रश्न। अगर दूसरी लैंग्वेज में आएगा तो अपसारी प्रश्न कौन सा है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना रहे, बिल्कुल यही आंसर है, क्योंकि इसके कई सारे आंसर बच्चे देंगे। पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है, एक फिक्स आंसर है, क्लोरोफिल के कारण। बीज बोने से लेकर गेहूं के एक चरण, ये फिक्स है, इनका भी आंसर फिक्स है। लेकिन जिसका आंसर फिक्स नहीं होता यही हो जाता है अपसारी प्रश्न, यानी कि उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको स्लॉथ की विशेषता बतानी। तो स्लॉथ 40 वर्ष तक जीते हैं और 17 घंटे वृक्षों पर उल्टे लटके रहते हैं, बिल्कुल ये आंसर सही हो जाएगा। उसके अलावा और पॉइंट्स भी अभी क्लियर कर लेते हैं। ये एक ही पेड़ पर रहते हैं और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। जब उस पेड़ के पत्ते खत्म हो जाते हैं तब ये दूसरा पेड़ बदलते हैं। अपने जीवन में 7 से 8 पेड़ ही बदलते हैं। ये देखने में भालू के जैसे होते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र हमें गर्म क्यों करते हैं, उसकी ऊष्मारोधी होने का क्या कारण है। तो देखिए, ऊनी रेशों के बीच में वायु फंसी होती है और वायु ऊष्मारोधी होती है। याद रखिएगा कि वायु कैसी होती है, वायु बैड कंडक्टर होती है हीट की। उसके अलावा एक आइस को भी याद रखिएगा, बर्फ़ भी बैड कंडक्टर होती है। इसीलिए जो बर्फ़ में जो घर बनाए जाते हैं, वो जो बर्फ़ के इग्लू वाले घर बने होते हैं, वहाँ से भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है तो इतने सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, 110 को 14.2 से इंटू करेंगे। कितने मीटर की बात, देखो 1 सेंटीमीटर मीटर, तो इतने सेंटीमीटर आंसर मीटर में आएगा ना। जब इसको हम इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 1, 5, 6 और 2। अब पीछे 0, एक के बाद पॉइंट, यानी कि ये आंसर आना चाहिए। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि आंसर आया है मीटर में, यहाँ दे रखा है किलोमीटर। तो मैंने इसकी भी ट्रिक बताई थी और मैथ्स की मैं लिंक में डाल दूंगी। अगर तो 1000 से जैसे डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा किलोमीटर। अब ये पीछे से 3 के बाद पॉइंट, यानी कि ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है 3 राज्यों के ऐसे समूह बताइए जो अरब सागर से, ये अरब सागर के कौन से राज्य है। तो अरब सागर की भी मैंने ट्रिक बताई नहीं थी कि आप इसको कई बार रिदम में बोलिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। तो केरल, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। कि ऐसा कौन सा नाच है जो जमीन पर बांस की डंडी, अब यही से याद आ गया क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही जगह मेंशन है कि बांस की डंडी से कौन सा डांस होता है, चिराव डांस होता है। चिराव डांस मिजोरम में होता है, याद रखिएगा। कुडुक कहाँ की भाषा है, तो कुडुक झारखंड की भाषा है, डांस नहीं है वो। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, बछेंद्री पाल। ऑब्वियसली बछेंद्री पाल के बारे में ही उसमें दे रखा हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इनके गाइड का क्या नाम था। मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। यहाँ कह रहा है कि होली और दीपावली के बारे में कौन सी चीज़ सही है। तो दीपावली अमावस्या को मनाया जाता है और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है, इसको याद कर लीजिएगा। वैसे पता ही होता है ये चीज़। तो रेगिस्तानी ओक की क्या विशेषताएं होती। तो रेगिस्तानी यह वृक्ष लगभग किसी समान कक्षा के कमरे की दीवार होती है। जब मैंने इसको पढ़ाया था तो मैंने बताया था इससे स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन आता है। तो ये तो सही है कि इसकी जो वृक्ष लगभग कमरे की जो क्लास की दीवार होती है कमरे की, उसके बराबर होता है। अब यह वृक्ष आबू धाबी में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके तने में जल एकत्रित होता है जिसे लोग पानी पीते हैं। हाँ बिल्कुल, पाइप डाल के पानी पीते हैं। इसकी जड़ें 30 गुनी गहराई तक जाती जब तक उसको पानी ना मिल जाए, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा A, C और D। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे गांव में बारिश बहुत होती है, घर बांस के खंभों से। अब यही से याद कर लीजिएगा, बांस के खंभों से घर कहाँ बने होते हैं, असम में बने होते हैं। कितने फीट ऊंचे होते हैं, 10 से 12 फीट, यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पे बने होते हैं और लकड़ी के घर होते हैं। नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। तो टैपियोका केरल में खाया जाता है, यहाँ नारियल के तेल में मछली खाई जाती है। बिहार राज्य के में मधुमक्खी पालन के लिए सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, अभी मैंने जो पहले के टेस्ट डाले हैं उनमें भी ये क्वेश्चन मिला था। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और बता देती हूँ कि लीची के फूल कब खिलते हैं। तो लीची के जो फूल होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं, ठीक है। और अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी अंडे देती है, इसीलिए मधुमक्खी पालन का ये बेस्ट टाइम होता है।
मानव पोषण के संबंध में स्वांगीकरण का क्या अर्थ है? स्वांगीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में होता क्या है? देखिए, पहला दे रखा है बचे हुए भोजन का चुंदरान की बात में अवशोषित होना, ये तो अवशोषण है, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो अगर हो सकता है आप लोगों की शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए ये याद रखिएगा कि इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जब खाना एब्जॉर्ब होता है हमारे शरीर में। अब है, इसका आंसर हो जाएगा, एसिमिलेशन का मतलब होता है पचे हुए पदार्थ को शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग करना। जो हम खाना खाते हैं उससे हमको जो एनर्जी मिलती है या बॉडी में जो चीज़ें बनती हैं, वो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस खेत की मृदा पर विचार कीजिए जिसमें रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशिकों यानी कि पेस्टिसाइड का यूज़ किया गया है। फर्टिलाइजर, ऑब्वियसली जहाँ पे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे या पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, तो क्या वहाँ पे अच्छी खेती होगी या फिर क्या वो मिट्टी उपजाऊ होगी? नहीं, एक टाइम के बाद वो बंजर हो जाएगी।